All right, so starting off with topic number one that we discussed in our lectures as well, the formula, equations, and the amount of substance. जिसके अंदर you have to, focus on atoms, elements, molecules क्या है, reaction types क्या होती हैं, the empirical molecular formula which we discussed, and the different molar calculations, including volume as well, concentration as well, yields भी हैं और सब कुछ है. So what is an element? इसकी definition की अगर हम focus करें, we can start by looking at a simplified version of a periodic table. All elements are given to you in the periodic tables. ठीक है, और हमने सारे देखे, ये सारे atoms हैं. These are all the individual atoms of each element, not the ions. ये सारे atoms क्या represent करते हैं? The different elements in the periodic table, in capital letters, in small letters. कुछ उसके scientific names हैं, कुछ Greek letters में लिखे हुए हैं. And every element is a substance that contains atoms only of one type. अगर कार्बन एक एलिमेंट है, इट वुड बी मेड अप ऑफ व्हाट? ओनली कार्बन एटम्स. ऑक्सीजन है, इट वुड बी मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम्स. नियॉन इज एन एलिमेंट, इट ओनली कंटेन्स नियॉन एटम्स. और एलिमेंट को डिफाइन आप दो अच्छी सी डेफिनेशन कैसे बनाओगे लेवल्स में? समथिंग दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन. ठीक है, रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म है. एंड एनी एलिमेंट वुड ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ एटम, और तो कोई नहीं होगा अनलेस इट्स अ मॉलिक्यूल, इट्स अ कंपाउंड. और फिर आइसोटोप्स का आइडिया आपने आईजीसीए से पढ़ा था, दैट यू शुड अगेन नो इन ए लेवल्स एज वेल, which are the atoms of the same element having same proton number but different number of neutrons and the mass number. Atoms, like a tiny grain of a sand that contains many billions of atoms. Atom, the smallest form, the simplest form. Or per molecule, when more than one atom combined together, more two or more atoms bonded together would produce a molecule. दो ऑक्सीजन एटम्स मिल जाएंगे तो वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे. क्लोरीन मॉलिक्यूल एक डायटोमिक है which would be formed from two chlorine atoms combined. If a molecule contains atoms of the same element, it will result as a molecule है. H2 है, अब H में दोनों एटम्स एक जैसे हैं, लेकिन अगर दोनों एटम्स फर्क हो वो कंपाउंड बनाएगा फिर. ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स की और एग्जांपल है जिसमें दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दे हैव बीन केमिकली जॉइंड टुगेदर मेकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल. और इसको हम कंपाउंड भी कहते हैं. कंपाउंड क्यों कहते हैं? मॉलिक्यूल तो है ही, कंपाउंड इसलिए क्योंकि दोनों एटम फर्क एलिमेंट से हैं. O2 is just a molecule, not a compound. H2 is a molecule, but it's also compound क्योंकि hydrogen और oxygen are two different elements, whereas oxygen was the atoms of the same element. Compound whereas are the different atoms of different elements. जैसे H2O है, बेशक molecules हो because इसमें एक से ज्यादा atoms है, लेकिन ये compound क्यों है? क्योंकि atom जो एक से ज्यादा थे, they belong to different elements. So some compounds might also contain oppositely charged ions. उसमें oppositely charged ions भी हो सकते हैं, different elements तो होंगे ही होंगे. And what is an ion? A charged atom. अगर एटम एक लूज करेगा इट विल बिकम अ पॉजिटिव आयन. अगर एक एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स अ नेगेटिव आयन. सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एन आयन इज फॉर्म. पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, नेगेटिव आयन कैसे बनता है. यू कैन सी एलिमेंट्स की एग्जांपल सिर्फ कॉपर है. कॉपर एक एलिमेंट है, सारे इसके एटम सेम होंगे. हीलियम इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और उस एलिमेंट का नाम हीलियम है. मॉलिक्यूल क्या है? जब दोनों एटम्स एक ही एलिमेंट से हैं बट दे हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ब्रोमीन मॉलिक्यूल. अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड है मोर देन टू एटम, ठीक है, मोर देन वन एटम ही है, कंबाइन है. बट एटम तो है, बट डू दे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट? नो, दे बोथ बिलोंग टू अ डिफरेंट एलिमेंट, सो वी कॉल देम कंपाउंड्स. और आयंस क्या होते हैं? नेगेटिव हो या पॉजिटिव चार्जेस हो विच हैव एक्चुअली लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. So elements that made up of our single atoms are described as monatomic. One famous example is helium. The gas used in weather balloons वो भी helium है, बहुत lighter होती है air में. And elements and compounds made up of two atoms joined together are described as diatomic. The two main diatomic gases are nitrogen and oxygen. इसके अलावा आपके halogens जो हैं, halogens के अंदर you have what? Chlorine, fluorine, bromine, iodine. Elements and compounds with molecules made up of several atoms joined together are described as polyatomic. फिर आपके पास phosphorus, methane है, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर. तो if we classify these, या बाद में check points जरूर करना, बुक के check points are very important. ठीक है, चेक पॉइंट्स इस काइंड ऑफ है जैसे आप आईजीसीएसई की बुक में देखते थे ना, रिव्यू क्वेश्चंस होते थे या एंड ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस, तो इधर यहाँ पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं आफ्टर एवरी टॉपिक दैट यू हैव टू डू. समझ आ गई? ये क्लियर है जी?
राइटिंग डाउन केमिकल इक्वेशंस, ये जो बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग होगी, आगे जितने चैप्टर्स हैं, चाहे यूनिट 1 हो, 2 हो, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रिया, एनर्जेटिक्स, सब में ये यूज होना है। जब तक बेसिक फॉर्मूला मेकिंग बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं आएगी, आगे कोई चैप्टर नहीं होगा। तो राइटिंग इक्वेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ देयर नेम्स। और फॉर्मूला बनाने के लिए यू शुड फर्स्ट नो द सिंबल्स एज वेल, यू शुड बी फेमिलियर विद द पीरियोडिक टेबल एज वेल, यू ऑल्सो नीड टू नो द करेक्ट सिंबल, उनकी कैपिटल है, स्मॉल है, डायटोमिक है, एटम है, कौन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, कौन आयोनिक कंपाउंड, कैसे पता लगेगा देख के कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें सिर्फ नॉन मेटल्स होंगे, आयोनिक कंपाउंड वो होगा जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल होगा। देन हाउ टू फाइंड देयर चार्जेस, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, चार्जेस। जैसे कल नहीं समझ आ रही थी कि MgO2 होगा, Mg2O होगा, क्या होगा, चार्जेस। कल फिर आपने मुझे बताया था कि हाँ सर मैग्नीशियम+2 है, ऑक्सीजन+2 है, तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या बना, MgO। ये नहीं कि Mg2O2 बन जाए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देयर इज ऑलवेज अ क्रॉस सिलेक्शन ऑफ चार्जेस दैट अप्लाई एज सबस्क्रिप्ट्स देन। So, writing an equation from a description, you will need to convert words into formula and decide which ones are the reactants and which one are the products. For example, when carbon dioxide reacts with calcium hydroxide, calcium carbonate and water will be formed. And the wording of the description makes it clear that carbon dioxide and calcium hydroxide are the reactants, and then calcium carbonate and water are the product. तो wording से हम ये चीज तो बना लेंगे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो, अब आप सोचो CaOH है, Ca2OH है, या CaOH2 है। फॉर दैट यू नो कि पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम फॉल्स इन ग्रुप नंबर 2। और हाइड्रोक्साइड का आपको वैसे ही याद रखना है, कंपाउंड आयन है कि इसका नेगेटिव ही होता है। क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम 1 और हाइड्रोक्साइड होल 2 हो जाएगा। समझ आ गई? जी। Once you're done writing the formula, फिर next step आता है the balancing the equation, where you add up all the numbers in the reactants and in the products, और फिर आप उनको बैलेंस करते हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस टू वाटर एंड ऑक्सीजन, और फिर इसको हमने बैलेंस भी यहाँ पे किए, वेर वी एडेड 2 moles ऑफ H2O2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 moles ऑफ H2O ऑन द राइट हैंड साइड। फिर ये कंबशन की इक्वेशन है। कंबशन इक्वेशंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट आई ऑलवेज टेल, कि बैलेंस दी कार्बन्स फर्स्ट, देन हाइड्रोजन्स, एंड देन ऑक्सीजन। अगर ये वाली ट्रिक यूज करोगे, रिमेंबर बैलेंसिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एल्केन्स एल्कीन्स चैप्टर के अंदर, कंबशन रिएक्शंस के अंदर, इनकम्प्लीट कंबशन में, डीकम्पोजिशन में बहुत हेल्प करेगा ये वाला फॉर्मूला, कि आप सबसे पहले कार्बन्स बैलेंस करो, देन द हाइड्रोजन्स, एंड देन कम्स द ऑक्सीजन। देन यूजिंग द स्टेट सिंबल, जिनमें 4 टाइप्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस और एक्वस। इट इज अगैन इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड एंड एक्वस, जिसमें हर बंदे को कंफ्यूजन आती है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मजे की टेक्निक है कि जितने भी आयोनिक एक्वस कंपाउंड्स होंगे वो सारे एक्वस होंगे। आयोनिक कंपाउंड्स हैं, सोचो आयन से बने, आयन सॉल्युबल हैं पानी में, तो आयोनिक कंपाउंड मोस्टली एक्वस होते हैं। फिर H2O को कभी एक्वस नहीं लिखना, वाटर याद रखना हमेशा लिक्विड होगा, क्योंकि ये स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं, जो हमेशा रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे पाए जाते हैं। गॉट इट? जी। सो इन सम केसेस एग्जामिनर ए लेवल्स में इसको एसेंशियल भी दे सकता है। इट्स नॉट कि हम इसको इग्नोर करें लाइक IGCSE। जैसे आयनाइजेशन एनर्जीज के अंदर हमने देखा था एक दफा कि वी ऑलवेज इंक्लूडेड G, क्योंकि आयनाइजेशन विच वाज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हमने थोड़ा सा, आपने मेरे साथ पहले भी पढ़ा था AS के सिलेबस के अंदर, व्हेन यू फर्स्ट केम विद मी इन माय क्लासेस, कि उसकी तो डेफिनेशन में था कि गैशियस आयंस में, गैशियस एटम में से ही आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो टू प्रोड्यूस गैशियस आयन। अब डेफिनेशन में वो हमें बात करे कि हर चीज आपने गैस में डील करनी है। वी हैड टू मेक द इक्वेशन जहां पे हमें गैशियस एटम से ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसको एक गैशियस आयन बना रहे थे। अकॉर्डिंग टू दैट, आगे आपके पास चैप्टर 6 एनर्जेटिक्स के अंदर इन पेपर नंबर 2, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। वहां पे स्टेट सिंबल्स की बहुत गेम है, चाहे वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हो, कंबशन हो, एटमाइजेशन हो, इतनी टाइप्स हमने पढ़नी है अभी एंथैल्पीज की। ओवर देयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल ऑफ द स्टेट सिंबल्स वेरी करेक्टली। फिर एरोज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि एरोज वुड ऑलवेज बी स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट एंडिंग एट द प्रोडक्ट। कन्वेंशनल एरो तो यही होता है कि ऑलवेज गोज फ्रॉम रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, बट वेयर टू राइट कंडीशंस, तो ये कंडीशंस लिखना वो आप एरो के ऊपर लिखोगे। कैटलिस्ट कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। ये कुछ चीजें हैं जिनका बहुत ख्याल रखना होगा इन ए लेवल्स एज वेल, कि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड था, प्रेशर कितना था, वो आप एरो के ऊपर लिख लो। अगर कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व था तो वो आप एरो के नीचे भी लिख सकते हो, एंड एरो ऑलवेज गोज फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट साइड। और ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह है,
एल्केन्स की फॉर्मेशन में आपके पास कंबशन रिएक्शंस आते हैं, फिर उसके रिएक्शंस में क्रैकिंग आएगा, एल्कीन्स में ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे, हाइड्रेशन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन पढ़ेंगे। एवरी रिएक्शन इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नंबर 2 requires the state symbols, balancing, correct reactants, products और conditions। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई चीज हमें मुश्किल लगेगी वो होगी हर रिएक्शन की कंडीशन याद रखना। अभी भी आपने आईजीसीएस में देखे इतने रिएक्शंस थे ऑर्गेनिक में, हमने इन सब की रिएक्शंस की कंडीशंस याद रखी थी, किसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, किसमें कौन सा रिएजेंट चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट। Ionic equation on the other hand, we simplify those full equations, और उन equations में हम define करेंगे that what were the different ions that were reacting together। कौन से ions reactants में present थे, कौन से ions product में present थे, जिन्होंने आपस में react करके एक final product आपको दिया था, जिसके लिए first we need the full equation। फिर formula of ionic compound सही होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि formula अगर ionic compound का NaCl है, उसको अब हम break down करेंगे into Na प्लस प्लस Cl माइनस। समझ आई? अब आपका एक रिएक्टेंट जी। वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और वो इंश्योर करने के दोनों साइड्स पे आइडेंटिकली शो हो। अब इस इक्वेशन को देखो, और इसकी हमने आयोनिक इक्वेशन कैसे बनाई है नीचे, कैन यू एक्सप्लेन मी? दिस इज द फुल केमिकल इक्वेशन, दिस इज द आयोनिक इक्वेशन, टेल मी। क्या करना है? उन्होंने ब्रेक कैसे किया है? हाँ, ये कैसे बनी है आयोनिक इक्वेशन फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन? एन ए का होता है प्लस सी, ओ एच कंपाउंड तो माइनस हमेशा होता है, हाइड्रोजन भी +1 ही होता है, नो NO3 होता है, एक आयोनिक कंपाउंड तो aqueous होता है। दोबारा से नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन सोडियम Na aqueous ही होगा, ओ NO3 aqueous क्योंकि आयोनिक कंपाउंड, और H2 हमेशा लिक्विड होता है। ठीक है, NaOH को हमने किस में ब्रेक कर दिया? Na+1, NaOH और OH-1 में। HNO3 को हमने किससे ब्रेक कर बिल्कुल। दी? H+ और NO3 का -1। फिर NaNO3 को बिल्कुल। प्रोडक्ट्स में हमने Na+ और NO3 में ब्रेक किया, और H2O ही रहा। अब आइडेंटिकल आयंस क्या थे दोनों तरफ? दोनों तरफ कुछ आइडेंटिकल आयंस भी थे, ठीक है, जैसे कि Na आइडेंटिकल तक काट दो, और NO3 काट दो। तो अब आपके पास क्या रहेगी पीछे इक्वेशन? OH माइनस प्लस H प्लस फॉर्म्स H2O। इसको हम कहते हैं आयोनिक इक्वेशन, द ओवरऑल आयोनिक इक्वेशन। ये आयोनिक इक्वेशन नहीं है। जब आप दोनों तरफ आइडेंटिकल वाले कट कर दोगे ना, जो दोनों तरफ सेम आ रहे थे, जैसे Na+, इसमें भी है, इसमें भी है, NO3+, इसमें भी, उनको कट करोगे, जो पीछे रह जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर आयोनिक इक्वेशन। गॉट इट? ओके। सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन? इस एग्जांपल को भी आप देख लेना, बहुत इजी है, यहाँ पे भी कट करके आपके पास पीछे दीज आर द रिमेनिंग आइडेंटिकल आयन, जिसको हम फिर आयोनिक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, और ये आपके पास आगे सवाल भी हैं जो आप बाद में सॉल्व कर लेना। Ionic half equations on the other hand are different। वो आपके पास होती हैं for two types of reaction including oxidation and reduction। We write ionic half equations for reactions involving oxidation and reduction, and they usually show what happens to only one reactant। A simple example is कि हाइड्रोजन की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, एक हाइड्रोजन प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बन रहा है, दिस इज एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स रिडक्शन। इसी का अगर आप उलट कर दो, हाइड्रोजन लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ आयन, तो वो ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन हो जाएगी। गॉट इट? जी। उसके बाद यस्टरडे एक चीज आपको नहीं याद आ रही थी, द डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। याद है वो चार जो हमने आईजीसीएस पढ़े थे, मेटल प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड के क्या प्रोडक्ट होंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, एंड कल हमने एक रिएक्शन देखा था मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। अब उसका प्रोडक्ट याद नहीं आ रहा था आपको, याद रखें, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ भी यहाँ पे रिवाइज करते हैं। So acids are हाँ। common reagents in chemistry, and in this topic we summarize some of their typical reactions such as HCl, sulfuric और phosphoric acid। इन्हीं के आपके पास A levels में भी यही आएंगे। एसिड विथ मेटल्स अगर आपके पास है, याद रखें, मेटल प्लस एसिड विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ऑब्जर्व कैसे होगा? अगर इसकी ऑब्जर्वेशन आपसे आगे किसी पार्ट नंबर सी या पार्ट नंबर डी में एग्जाम ने पूछ लिया, यू शुड से कि उसके बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, या वो सॉल्ट फॉर्म होगा, वो सॉल्युबल होगा, या वो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव था कि वो बहुत ज्यादा था, कि कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन हर किस्म की होगी, या H+ आयंस बहुत रेडिली प्रोड्यूस हुए थे।
देन यू शुड नो, अब इसकी एक एग्जांपल देखिए। मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट। ठीक है, ये Mg एसिड में से Cl को डिस्प्लेस कर देगा, अपने साथ ले जाएगा, पीछे आपके पास हाइड्रोजन रह जाएगा। और इसकी आयोनिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? Mg बन जाएगा, Mg सॉलिड है, HCl के अंदर कैसे डिनोट करेंगे? H प्लस, फिर MgCl2, क्योंकि Mg जब अकेला लिखा होगा उसका आयन ना बना देना। जब आपके पास Mg एक कंपाउंड का हिस्सा होगा तभी वो आयन में शो कर सकते हैं हम उसको। गॉट इट? ओके। व्हेन Mg इज रिटन अलोन, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? जीरो। बट व्हेन Mg इज पार्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, उसके ऊपर फिर उसका चार्ज होगा जो कि +2 होता है। तो व्हेन यू राइट एन आयोनिक इक्वेशन, Mg को आपने Mg ही लिखना है। HCl को आप ब्रेक डाउन करोगे H और Cl माइनस में, फिर आगे प्रोडक्ट्स में Mg2+ और Cl माइनस में, और H2 भी जीरो था, यहाँ भी H2 ही रहेगा। तो कौन सा कॉमन था दोनों तरफ? Cl माइनस। गॉट इट? जो हमने कट करके यहाँ पे नहीं लिखा फिर। इज इट क्लियर? सही। जी। गुड। These reactions may appear to be examples of neutralization reactions because of the H plus ions are removed from the solution when they react with the metal. However, H plus ion gain electron from the metal and are converted to H2 gas. It means H plus ions reduce हुए हैं। फिर अगर हम देखें एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, तब क्या बनेगा? तब हाइड्रोजन नहीं बनेगा साथ, तब सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा। जैसे लुक एट मेटल ऑक्साइड की एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है? कॉपर सल्फेट। कॉपर इधर आ जाएगा, SO4 ले जाएगा, और H2 इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। इसकी अगर आप आयोनिक इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये रिएक्शन था CuO। अब CuO किस में डिस्प्लेस हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, इसको लिख दो बेशक, ठीक है। H2SO4 अब एक्वस था, इसमें दोनों तरफ एक चीज कॉमन आएगी, SO4-2, SO4-2, जो कि कैंसिल हो गया, और हमने अगेन यहाँ पे नहीं लिखा है। गॉट इट? जी। ये अब आपके पास एक हाइड्रोक्साइड की है। अगर ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ही होगा आपके पास। और आयोनिक इक्वेशन कैसे लिखनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीटली न्यू थिंग जो आपने कभी पहले नहीं की हुई। केमिकल इक्वेशन तो सब लिख लेते हैं, पहले केमिकल इक्वेशन अगर लिखनी पक्की आ जाएगी जो आपको आती है, यू कैन नाउ कन्वर्ट इट इनटू आफ्टर फर्दर प्रैक्टिस आयोनिक इक्वेशन के अंदर भी। जब एसिड्स एल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्कलीज और बेस में क्या फर्क होता है? एल्कली में पास डबल बॉन्ड ही होता था, नहीं? क्या चीज? डबल बॉन्ड नहीं होता था? वो तो एल्कीन, वो तो ऑर्गेनिक की चीज है। एल्कलीज, एल्कली, बेस और वो एल्कली एल्कली। क्या फर्क होता है? बेस की दो टाइप्स होती हैं। बेस का पीएच क्या होता है? इसका भी साथ ही होता है। वो तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल नहीं होता बेस, नहीं वो तो बाद में होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद। बेस व्हाट इज द पीएच रेंज फॉर बेसिस? 8 से 10। 8 से 14। एसिड्स की क्या होती है? पूरा 14 एक तक? से छः ओके। 7 क्या होता है? न्यूट्रल। 1 से 6 के दरमियान एसिड्स आते हैं, 8 से 14 के दरमियान बेस आते हैं। गॉट इट? अब बेसिस की दो टाइप्स होती हैं। अगर वो बेस सॉल्युबल है उसको हम कहते हैं एल्कली, एंड इफ द बेस इज इनसॉल्युबल उसको हम बेस ही कहते हैं। समझ आई? जी। व्हेन यू रिएक्ट एन एल्कली विद एन एसिड, आपके पास तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा विच प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। NaOH फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो Na फॉस्फेट के साथ NaH2PO4 बन जाएगा और साथ वाटर बनेगा। ठीक है, फिर इसकी ओवरऑल आयोनिक इक्वेशन, सारे न्यूट्रलाइजेशन की आयोनिक इक्वेशन जो होती है वो यही होती है। एसिड के अंदर होते हैं H+ आयंस, एल्कलीज और बेसिस के अंदर होते हैं OH- आयंस, और वो मिलके न्यूट्रलाइज ही करते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है दैट ऑलवेज हैव अ पीएच ऑफ 7। गॉट इट? हम्म। फिर आते हैं एसिड विद कार्बोनेट्स। वेन एवर अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, अब तीन प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल दूं आपको एल्यूमिनियम कार्बोनेट की, ठीक है, Al2CO3 एल्यूमिनियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो क्या तीन प्रोडक्ट बनेंगे?
एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्विक। उसके साथ पानी और CO2। हेलो। जी जी बताएं क्या प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या चीज आ रही है, अभी जोर से बोले। एल्यूमिनियम हाँ कार्बोनेट जी, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ पानी और CO2। AlCl3 होता है AlCl3, बिल्कुल एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस होता है। CO2 प्लस वाटर, खत्म बात। फिर आप बैलेंस जी कर लेना इसको। ठीक है, इसी की फिर आप आयोनिक इक्वेशन भी बना सकते हो। ठीक है, Al+3Cl- CO2 ही रहेगा, H2O भी H2O ही रहेगा। गॉट इट। गुड। जी। Acid with hydrogen carbonates. Sub hydrogen carbonates is something new. They are the compounds that contain hydrogen carbonate ion and they react with acids in the same way as carbonates. The best known example is sodium hydrogen carbonate NaHCO3, which is also commonly known as bicarbonate या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ये वो है जो बेकिंग में लाइटनेस देता है, फ्लफीनेस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ताकि वो डो में बबल्स बनाए जाके बेकिंग के वक्त। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब जैसे ये भी एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सिट्रेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इसके आगे हम सवाल में इसको जरूर समझेंगे, ज्यादा अच्छा वहां से समझ आपको आ जाएगा। मूविंग ऑन, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction is when something is reacting with some another element that has more reactant, मतलब it will take its spot, ले जाएगा, ठीक है, अगर एक मोर तो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस होएगा। लेस रिएक्टिव वाले जी साथ, अब Mg जैसे यहाँ पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Mg कॉपर की जगह बिल्कुल, लेके तो कॉपर रिप्लेस सल्फेट पहले था, डिस्प्लेस करेगा। अब उसकी जगह आके उसने बना जी दिया मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। बिल्कुल। As you learned about more chemical reaction, you will also know that they are classified in different types of reaction, जिसमें सबसे पहले हम अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपके पास एडिशन आएगा, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी ये बेस अगर पक्की होगी आपकी इन रिएक्शंस के बारे में, they are all going to help you a lot in organic chemistry as well. In this topic, we look at the reaction type called displacement. In simple terms, it is a reaction in which one element replaces another element in a compound. जैसे ये रिएक्शन वन है और फिर ये वाला देखें, Al ने Fe की जगह अपने आप को रख दिया और Fe को अलग कर दिया। What do these reactions have in common? Both involve one metal reacting with a compound of a different metal. Both produce a metal and a different metal compound. Both of them are a redox reaction. And you can see that the metal atom on the reactant side has taken place of the metal in the metal compound on the reactant side. दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस भी कर दिया है। मोर रिएक्टिव वाले ने लेस रिएक्टिव वाले को भी डिस्प्लेस कर दिया है। अगर एक्वस रिलेशन के अंदर आप देखो, और फिर हम इनके रिएक्शन देखेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर भी। सॉलिड स्टेट वाले तो हमने यहाँ भी थोड़े बहुत देख लिए। एक्वस में अगर आप देखो तो इसकी भी आयोनिक इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, पहले कॉपर सल्फेट के आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे रिएक्टेंट्स में और Mg जीरो ही था। बाद में Cu जीरो हो गया और मैग्नीशियम और सल्फेट के आयंस प्रोड्यूस हो गए जब डिस्प्लेस हुआ था, जब मैग्नीशियम ने कॉपर की जगह ले ली थी, राइट। तो ओवरऑल जी। इक्वेशन में कॉमन चीज क्या आ रही थी लेफ्ट और राइट पे, सल्फेट आयंस। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, Mg Mg आयन बन गया, कॉपर आयन से सॉलिड बन गया। क्लियर। ओके। इसमें कलर चेंज अगर आ जाए सवाल में, तो आप ये सोचो कि जो कॉपर था, ठीक है, कॉपर का अब ब्लू कलर अपेयर होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कॉपर बन गया है। कॉपर का कलर क्या होता है, ब्लू। पहले तो कॉपर प्रेजेंट नहीं था, कॉपर तो पार्ट था एक कंपाउंड का, कॉपर सल्फेट। अब वो एक कलर भी प्रोड्यूस करेगा विच इज ब्लू इन कलर। रिएक्शन टू जो है वो होता है सॉलिड स्टेट्स में, अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखें। और रेल कंडक्टर्स में बहुत यूज होता है व्हेन टू रेल्स आर जॉइंट। इसकी एग्जांपल्स पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Al अलग था और FeO एक कंपाउंड था जिसमें ये दोनों आयंस थे। अब क्या करेगा, Al Fe को डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्साइड के साथ आके रिएक्ट कर जाएगा। तो अब Fe डिस्प्लेस हो गया और एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयंस यहाँ प्रोड्यूस हो गए। सो व्हाट वाज द थिंग दैट वाज कॉमन, ऑक्साइड आयन। इसको काटा तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी क्या बनी, एल्यूमिनियम प्लस Fe2 आयन, Fe प्लस Al आयन। गॉट इट। ओके।
तो ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन भी तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया, आयरन रिड्यूस हो गया। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हैलोजेन्स एज वेल, जहां पे मोर रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। पहले केबीआर में के के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है इस वक्त? ब्रोमीन। अब क्लोरीन ग्रुप 7 में ऊपर आता है, क्लोरीन इज गोइंग टू डिस्प्लेस बिल्कुल। ब्रोमीन और खुद आ जाएगा पोटेशियम के साथ और ब्रोमीन को अलग कर देगा। गॉट इट? जी। तो इसकी आयोनिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? क्लोरीन अकेला है, अकेला ही रहने दो। पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो दोनों आयंस बनेंगे। अब वहां प्रोडक्ट में ब्रोमीन अकेला है, अकेला रहने दो। पोटेशियम क्लोराइड के आयंस बनेंगे। तो दोनों तरफ कॉमन क्या चीज है? कॉमन दोनों के पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? Cl2 प्लस Br आयन, फिर आगे जाके Br हो गया और Cl माइनस आयन बन गया। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, वेर क्लोरीन गॉट रिड्यूस्ड, गेन हुआ, और ब्रोमीन गॉट ऑक्सीडाइज्ड। गॉट इट? जी। प्रेसिपिटेशन एक नया हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। Precipitations are very useful when we talk about different chemical tests या working out chemical equations, उनकी observations देखना। जैसे हमने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल टेस्ट होता था, दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये हमेशा से सुना हुआ है आईजीसीएसई में कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट जी, करनी है मिल्की तो या वो क्या क्लाउडी। होता है कि लाइम वाटर में पास कर दो। अगर लाइम वाटर वाइट और मिल्की हो गया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। When carbon dioxide is bubbled through calcium hydroxide solution, ये calcium hydroxide solution ही lime water होता है ना? अगर मैं सारे लिखूं जी। फॉर्म्स, CaOH2 क्या होता है? दिस इज लाइम वाटर। सिर्फ लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और लाइम स्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या होती है? लाइम स्टोन। तो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 को करवाओगे मिक्स, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइम वाटर का भी नाम देते हैं। गॉट इट? वो असल जी। में चीज होती है जो मिल्की होती है। तो आज आपने उसका रिएक्शन ही पढ़ लिया कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करते हैं लाइम वाटर में, वो प्रोड्यूस करता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लाइम स्टोन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। दैट इज व्हाट यू सी एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सोल्यूशन सल्फेट आयंस का टेस्ट एक होता था, वेर वी कैन ऐड बेरियम आयंस। अब वो बेरियम आयंस किस में हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बेरियम क्लोराइड एज वेल, इन द फॉर्म ऑफ बेरियम नाइट्रेट एज वेल। कोई भी आयन हो जिसमें एक कंपाउंड हो जिसमें सल्फेट हो, ये बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके BaSO4 अगर बना गए, तो ये प्रेजेंस होती है और वो व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बेसिकली होता है द टेस्ट फॉर सल्फेट आयंस। गॉट इट? तो आपने जब भी सल्फेट आयंस का टेस्ट करना हो, सल्फेट कंपाउंड के अंदर या तो बेरियम क्लोराइड ऐड कर दो या फिर बेरियम नाइट्रेट ऐड कर दो। गॉट इट? जी। हैलाइड्स है तीसरा केमिकल टेस्ट। पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया सल्फेट, तीसरा हो गया हैलाइड्स। हैलाइड्स के लिए हम यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। चाहे NaCl हो, तो सिल्वर किसके साथ बॉन्ड कर देगा? Cl के साथ। अगर यहाँ NaBr हो तो क्या बनाएगा? AgBr। अगर Na हो तो क्या बनाएगा? AgI। फर्क ये होता है कि अगर AgCl बनेगा, वो क्लोरीन क्लोराइड्स की प्रेजेंट टेस्ट करेगा, उसका प्रेसिपिटेट होगा व्हाइट। अगर यहाँ पे NaBr होता तो क्या प्रोडक्ट बनता? AgBr, उसका कलर होता है क्रीम। और अगर NaI होता तो क्या प्रोडक्ट बनता सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके? AgI, उसका कलर होता येलो। क्लियर? जी। एंड दैट इज ऑल फॉर योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आगे कल हम यूनिट नंबर 3 का एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और फिर हम कल आपका 1C स्टार्ट करेंगे। आज आपका टॉपिक 1 का A और B पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ये 1C इजी है क्योंकि ये आपने कल भी मेरे साथ लेक्चर में किया है। सो इट इज ऑल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। गॉट इट?